हेलो स्टूडेंट, पेपर नज़दीक है और अब हम फास्ट रिवीजन करेंगे। और उसमें ऑलरेडी मैं वेस्टर्न अर्थशास्त्र के सारे चैप्टर का रिवीजन करवा चुका हूँ, लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 1, समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 परिचय के बारे में। और परिचय के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, वो इसमें शामिल करते हुए आपको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अब तक नहीं किया है, और हाँ, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा जो कि तैयारी कर रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें शॉर्ट लघु उत्तर सब इसमें शामिल हो जाएगा, और टॉपिक टू टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आपको जो पढ़ना है वो है समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है ना, तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि का मतलब क्या होता है। समष्टि का मतलब होता है व्यापक, या यूं कहें बृहद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो। ठीक है, अब मतलब क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की सामूहिक या बृहद, जो बड़ी बड़ी समस्याओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में जो अर्थव्यवस्था है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक बार में अध्ययन किया जाता है, एक साथ संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें क्या क्या आता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय राष्ट्र की है, यहाँ पर संपूर्ण राष्ट्र की आय की बात की जाती है, समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है। रोजगार, जब हम रोजगार की बात करते हैं तो संपूर्ण राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की रोजगार की बात करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है। ठीक है, विदेशी विनिमय, विदेशी विनिमय संपूर्ण देश के विदेशी जो है व्यापार की बात किया जाता है। बजट, सरकारी बजट, जिसके अंतर्गत देश के विकास के लिए होने वाले आय और व्यय की बात किया जाता है। मतलब ऐसे समस्याओं का अध्ययन जो कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ रहता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब बात करना यह है समष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे पहला नंबर यह है, इसके अंतर्गत समष्टि इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि इकाई का मतलब जो सामूहिक में पाया जाता है। नंबर 2, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एक बार में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त समष्टि आर्थिक चर शामिल होते हैं। और समस्त आर्थिक चर क्या क्या है, फॉर एग्जांपल आर्थिक चरों की हम बात करें, जैसा अभी मैंने बताया था, इसमें आर्थिक चरों में आता है जैसे राष्ट्रीय आय, सरकारी बजट, ठीक है, इसके बाद कुल मांग, कुल पूर्ति, विदेशी विनिमय, रोजगार आदि, ये सब चीज़ इसके अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, और इसके जो उपकरण होते हैं, प्रमुख उपकरण समष्टि अर्थशास्त्र के, अगर प्रमुख उपकरणों की बात करें तो इसके प्रमुख उपकरण हैं राजकोषीय नीति, और क्या, मौद्रिक नीति, जिसे देश के जो है समस्त राजकोषीय और मुद्रा से संबंधित नीतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये लगे समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में। और आगे बढ़े तो जो क्वेश्चन आता है, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में पूछा जा सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र के
प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। यह समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की बात किया जाता है। तो हमें ये पढ़ना है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो प्रमुख सिद्धांत काम करता है वो पॉइंट टू पॉइंट बात करें। सबसे पहला सिद्धांत है आय व रोजगार का सिद्धांत। आय व रोजगार का सिद्धांत। आय और रोजगार के सिद्धांत में क्या होता है, इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था की, ठीक है ना, उसके असर के राष्ट्रीय आय, उसकी विभिन्न अवधारणाओं तथा उसकी माप की विधियों का भी अध्ययन करते हैं। इसके अलावा समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार निर्धारण के विभिन्न तत्व जैसे प्रभावपूर्ण मांग क्या होता है, कुल पूर्ति क्या होता है, कुल उपभोग क्या है, कुल निवेश, कुल बचत, गुणांक आदि का भी इसमें अध्ययन किया जाता है इस सिद्धांत के अंतर्गत। दूसरा है सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत। देश में एक सामान्य कीमत स्तर यानी कि सामान्य रोजगार का किस प्रकार से निर्धारण होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है, उसको किस प्रकार से जो है कंट्रोल किया जाता है, इन सब के बारे में बात किया जाता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है व्यापार चक्रों का सिद्धांत। व्यापार चक्रों का मतलब होता है व्यापार में होने वाले कभी मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति के कारण जो भी अर्थव्यवस्था में समस्या उत्पन्न होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे न्यून मांग, अधिक मांग की समस्या जो होती है किस प्रकार से उत्पन्न होती है और कैसे सुधारा जाए, इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास का सिद्धांत एवं नियोजन। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में विकास अर्थात प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि से रिलेटेड जो समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें राष्ट्र के जितने भी अल्प विकसित होने के कारणों का, विकास करने की अलग अलग नीतियों का, इसके वर्तमान समय में आर्थिक विकास की समष्टि के अध्ययन का महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है, उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है वितरण का व्यापक विश्लेषण सिद्धांत। ठीक है, वितरण का व्यापक विश्लेषण सिद्धांत क्या होता है, इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के वितरण से संबंधित समष्टि सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इस सिद्धांत से हमें ये पता चलता है कि राष्ट्रीय आय में उत्पादन के अलग अलग साधनों का हिस्सा किस प्रकार से और किस मदों पर कितना निर्धारित किया जाए कि समस्त अर्थव्यवस्था में इसका प्रयोग हो सके। ठीक है, ये अर्थशास्त्र के प्रमुख क्षेत्र है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो कि मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ और कई बार आपको बताया हुआ है, अंतर पूछा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि और समष्टि में अंतर ऑलरेडी आपको कई बार बता चुके हैं, तो इस टॉपिक को बताने की मेरे ख्याल से अभी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे टॉपिक जो बताने की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन आता है आपको, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के जनक। ध्यान में रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है अक्सर 1 नंबर में समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के बारे में पूछा जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक है प्रोफेसर J.M. कीन्स। इनका नाम लेना है प्रोफेसर J.M. कीन्स। ठीक है, ये इसके जनक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं या कुछ आधारभूत धारणाएं हैं, तो उसको पढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं।
तो कौन कौन सी अवधारणा है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है किसके बारे में, वस्तुओं के बारे में। वस्तुओं को दो प्रकार कैटेगरी बांटा गया है, उपभोग वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। उपभोग और उत्पादक वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, टिकाऊ वस्तुएं और दूसरा है गैर टिकाऊ वस्तुएं। और उसी प्रकार से उत्पादक वस्तुओं को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है मध्यवर्ती वस्तुएं और दूसरा है पूंजीगत वस्तुएं। इन सब कैटेगरी के अलावा भी वस्तुओं का एक प्रकार और बचा हुआ रह जाता है, जिसको बोलते हैं अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं, ठीक है। अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिटेल से जान लेते हैं, आखिर ये है क्या। सबसे पहले नंबर 1, उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हो जाती हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता द्वारा, जितने भी उपभोक्ता होते हैं जैसे आप और हम, उपभोक्ता द्वारा अंतिम रूप से प्रयोग की जाती हैं, अंतिम रूप से उपभोग कर ली जाती हैं, ठीक है। उन सब वस्तुओं को हम उपभोग वस्तुएं कहते हैं। जैसे कपड़े हैं, खरीद के हम पहन लेते हैं। जैसे खाने का सामान है, जिसे बोलते हैं हम खाद्य सामग्रियां हैं, ठीक है ना, खरीद के उपयोग कर लेते हैं, तो वो उपभोग वस्तु होती है। यानी कि जिनका भी प्रपोज वस्तुएं और सेवाएं जिसका प्रयोग डायरेक्टली कस्टमर द्वारा कर लिया जाता है, उसे हम उपभोग वस्तुएं कहते हैं। अब उपभोग वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहला है टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? टिकाऊ वस्तुएं क्या? ऐसी वस्तुएं जो कि जिसका उपयोग लंबी अवधि तक चलती रहती हैं, यानी कि उपभोक्ता को उससे मिलने वाली जो संतुष्टि है, ये उसकी उपयोगिता है, एक लंबे अंतराल तक चलती रहती है, उसको उपभोग करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उपभोक्ता अगर कार खरीदता है, उसका कार का प्रयोग कई सालों तक चलता रहता है। टीवी खरीदता है तो ये कई सालों तक टीवी चलती रहेगी, ठीक है ना। बाइक खरीदता है, कई सालों तक बाइक चलती रहेगी। तो इसका मतलब ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता के पास लंबे समय तक बनी रहती है और उपभोक्ता लंबे समय तक उसका प्रयोग करता रहता है, उसकी उपयोगिता का जो है यूज़ करता रहता है, तो ऐसी वस्तुओं को हम टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। दूसरा है गैर टिकाऊ वस्तुएं। नाम से पता चला गया होगा आपको, टिकाऊ वस्तु का ये विपरीत है, उल्टा होता है। गैर टिकाऊ ऐसी वस्तुएं जिनकी जीवन अवधि बहुत ही अल्प होती है, अल्प अवधि जिसको बोलते हैं, यानी कि ये वस्तुएं तुरंत ही प्रयोग कर ली जाती, ये लंबे समय तक जो है प्रयोग में नहीं आता है। जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, यानी कि खाद्य सामग्रियाँ। जैसे बिस्कुट का पैकेट, बिस्कुट है आपने खरीद लिया तो कई साल तक बचा के नहीं रखेंगे, बिस्कुट का प्रयोग आप क्या कर लेंगे? तुरंत कर लेंगे, ठीक है ना। फल है जिसका उपभोग आप तुरंत कर लेंगे, अनाज है, दूध है, घी है, मक्खन है, इन सब का प्रयोग आप तुरंत कर लेंगे। इसके अलावा जो है और क्या क्या जाएगा, जिसमें अगर कपड़े आप खरीदेंगे, प्रयोग कर लेंगे, कुछ महीनों तक रहेगा, फिर खराब हो जाएंगे, नई वस्तु खरीद लेंगे। मतलब गैर टिकाऊ वस्तु ही है जो लंबे समय तक नहीं बचती। इसके अलावा जितनी भी नोटबुक्स है आपके पास, बुक्स नहीं नोटबुक्स, ठीक है ना, जिसमें आप लोग लिखते हैं, उसका भी भर गया दूसरी आ जाती है। तो ऐसी वस्तुएं जिनका हम जो है बिल्कुल शॉर्ट टाइम में यूज़ कर लेते हैं, लंबे टाइम तक नहीं बनी रहती, उसको हम गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं। ये होगी उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुओं के बाद हमें पढ़ना है किसके बारे में? उत्पादक वस्तुओं के बारे में। उत्पादक वस्तुएं ऐसी वस्तु होती हैं
जो कि उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग की जाती है। उत्पादन प्रक्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए। अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको उत्पादक वस्तुएं कहते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से अन्य वस्तुओं का उत्पादन कहते हैं। उत्पादक वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला रखा गया है मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं इंग्लिश में बोलते हैं मीडिएटरी गुड्स। मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसका प्रयोग कर अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। इसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स बोला जाता है इंग्लिश में, रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल गन्ना है, गन्ने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शुगर बनाने के लिए, यानी कि चीनी बनाने के लिए। तो गन्ना क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है ना। तो जिस प्रकार से गेहूं है, गेहूं का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बिस्कुट बनाने के लिए किया जाता है। तो गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है। तो ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग कर अन्य वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसे हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। मध्यवर्ती वस्तु के बाद दूसरा नंबर है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं यानी कि कैपिटल गुड्स। पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जिन वस्तु पर एक बड़ी मात्रा में पूंजी का व्यय किया जाता है। पूंजी का व्यय किया जाता है और बेसिकली इससे संपत्तियों का निर्माण होता है और इन वस्तुओं की सहायता से अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री लगा दी, पूंजीगत है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्री के अंदर वस्तु का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल मशीनें परचेज कर ली। फॉर एग्जाम्पल ट्रक परचेज किए आने जाने के लिए प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी औजार है, औजार खरीद ली, ये सब पूंजीगत वस्तु है, क्योंकि लंबे समय तक उत्पादक के पास रहेंगी और इनकी सहायता से हम जो है अन्य कच्चे माल का प्रयोग करेंगे अंतिम वस्तु का निर्माण करने के लिए। तो ऐसी वस्तुओं को पूंजीगत वस्तु कहते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक और वस्तु है वो है अंतिम वस्तु, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अंतिम वस्तु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल गुड्स। किसे कहते हैं? फाइनल गुड्स। अंतिम वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं जिनका उत्पादक अंतिम रूप से प्रयोग कर लेता है तथा यह पुनः उत्पादन प्रक्रिया में नहीं आता, यानी कि उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण कर चुका होता, दोबारा से नहीं आता। इन सब वस्तुओं को अंतिम वस्तुएं कहते हैं। जैसे हम चीनी खरीद के घर में जाके चाय बनाते हैं, तो ये चीनी अंतिम वस्तुएं उपभोग कर लिया। हमने दुकान से बिस्कुट परचेज किया तो अंतिम वस्तुएं, उसका उपभोग कर लेना है। हमने कपड़े के रूप में दुकान से टी शर्ट खरीद लिया, उसको पहन लिया, तो ये अंतिम वस्तुएं। इसका मतलब होता है उपभोक्ता जिन वस्तुओं का प्रयोग कर लेता है वो सब वस्तुएं अंतिम वस्तुएं होती हैं। अब इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टॉक एवं प्रवाह। स्टॉक और एवं प्रवाह इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टॉक एंड फ्लो। क्या होता है? इसमें अंतर भी आ सकता है, इसमें अर्थ भी पूछा जाता है। हम दोनों का अर्थ बताते हुए अंतर स्पष्ट करेंगे, यानी कि अर्थ के साथ साथ अंतर भी हो जाएगा। हम पहले स्टॉक के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम प्रवाह के बारे में ही पढ़ लेंगे। समझ अर्थ भी हो जाएगा, अंतर भी हो जाएगा, क्योंकि अर्थ भी पूछा जा सकता है, अंतर भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक क्या होता है? ठीक, स्टॉक किसी वस्तु की वह मात्रा है जो एक निश्चित समय पर मापी जाती है। ठीक है ना। मतलब एक निश्चित समय पर, समय बिंदु पर
मापी जाने वाली वस्तु की मात्रा को स्टॉक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मॉर्निंग में जाके अपनी दुकान खोला और दुकान में देखा दुकान में बेचने के लिए 7 कुंटल चावल रखा हुआ है, तो ये क्या है, स्टॉक है। एक समय पर जो भी मात्रा क्वांटिटी अवेलेबल होता है उस क्वांटिटी को हम स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी घर के ऊपर जो टंकी है, टंकी में जो रखा हुआ जल होता है, पानी होता है, वो भी स्टॉक का एक एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि पानी उसमें भी स्टोर होता है। ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह के बीच की दूरी, ये स्टॉक है। क्यों? क्योंकि दूरी कभी बदलती नहीं है, एक समय तक वैसा ही रहता है। इसका मतलब यूँ कहें कि जो स्टॉक होता है, स्टॉक एक स्थैतिक धारणा है। स्थैतिक का मतलब क्या होता है? एक स्थिर धारणा है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। और दूसरा, स्टॉक में कोई भी समय परिव्याप नहीं होता। समय परिव्याप मतलब जैसे प्रति घंटा हो गया, प्रति मिनट हो गया, 1 साल 2 साल, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर समय का परिव्याप नहीं होता। बस इतना है कि किसी भी एक समय, एक निश्चित समय पर जो भी मात्रा मापी जाए, ठीक है, ये स्टॉक हो गया। दूसरी तरफ होता है प्रवाह, जिसको बोलते हैं फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है? बहते रहना, चलते रहना, गतिशील रहना। इसका मतलब होता है प्रवाह किसी वस्तु की वह मात्रा है जो एक समय अवधि में मापा जाता है। समय अवधि का मतलब होता है एक समय से लेकर दूसरे समय से के बीच में जो भी मात्रा बनती है या आती जाती रहती हैं, जो उसे हम जो है क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि स्टॉक में समय काल नहीं होता है, बट इसमें जो है क्या होता है? मेनली समय काल होता है। कैसे? जैसे प्रति घंटा, 1 घंटे में कितना पानी बह गया। जैसे नदी में बहता हुआ जल, टंकी से निकलता हुआ पानी, ये सब आपका क्या है? प्रवाह है। प्रति घंटा, इसमें समय काल आता है, प्रति घंटा आता है, प्रति मिनट होता है, प्रति वर्ष होता है, ठीक है ना, प्रतिदिन होता है। ये सब जो है प्रवाह का समय काल होता है जिसे मापा जाता है। जिसमें उपभोग है कि आप कितना खर्च करते हैं। कैसे बताएंगे कि हम 1 साल में इतना खर्च कर देते हैं, 1 वर्ष में इतना खर्च कर देते हैं, 1 दिन में इतना खर्च करते हैं, या प्रति माह हमारा इतना खर्च है, वो उपभोग होगा। ठीक है ना। दूसरा, जैसे आपकी इनकम है, आय आप कैसे बताते हैं? 1 दिन की आय कितनी है, 1 महीने की आय कितनी है, 1 हफ्ते की आय कितनी है, 1 वर्ष कितनी आय। तो ये सब आपका प्रवाह है। क्यों? क्योंकि एक समय के बीच में ये चलता रहता है, बताता रहता है। निवेश, 1 साल में कितना निवेश किया गया, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रवाह एक गतिशील अवधारणा है जिसमें परिवर्तन होता है, जिसको बोलते हैं गत्यात्मक अवधारणा। नेक्स्ट, निवेश, इन्वेस्टमेंट। क्या होता है निवेश? निवेश का सीधा सा मतलब होता है पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया व्यय निवेश कहलाता है। यानी कि एक ऐसे व्यय जिसके करने से पूंजीगत स्टॉक वस्तुओं का स्टॉक बढ़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? निवेश बोलते हैं। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कार खरीद ली, निवेश हुआ। आपने मकान बना लिया, निवेश हुआ। आपने मशीनें खरीद ली, निवेश हुआ। सब क्योंकि इससे आपके पूंजी में वृद्धि होती है, तो इसको निवेश कहते हैं। निवेश 2 प्रकार का होता है, इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है निवेश को। ठीक है, एक होता है सकल निवेश और दूसरा होता है शुद्ध निवेश। यानी कि ये हो गया नेट इन्वेस्टमेंट और इसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट एंड ग्रॉस क्या होता है? सकल निवेश का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई मकान खरीदा, पूरे मकान में आपने मकान को देखा, उसकी वैल्यू लगा ली, तो उसकी मकान की जो कुल कीमत होती है, कुल कीमत को अगर चुका देते हैं, उसे सकल निवेश कहते हैं। क्योंकि आपने मकान में से मकान की जो टूट फूट होती है, जिसको बोलते हैं मूल्यह्रास जो होता है, मूल्यह्रास को घटाते नहीं है। जबकि शुद्ध निवेश क्या होता है? शुद्ध निवेश में सकल में से मूल्यह्रास को घटाने के बाद जो बचता है वो होता है शुद्ध निवेश। कैसे? आपने जो मान लीजिए मकान की कीमत लगाया था 10 लाख रुपए,
अब मकान को आपने सही सलामत सही से देखा तो खिड़कियां टूटी हुई थी, शीशे नहीं लगे हुए थे, उसके टाइल्स उखड़ी हुई थी। तो आपने तय किया टोटल मिला के उसमें 50,000 रुपये जो है टूट फूट का है, बेकार है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने क्या कर दिया, 10 लाख में से इस 50,000 को घटा दिया तो कितना बचा, 9,50,000। यानी कि जो बेकार की चीज़ें मूल्यह्रास होता है, घटाने के बाद जो मूल्य बचता है जिसको आप व्यय करेंगे एक्चुअली में 9,50,000, क्योंकि 50,000 तो बाद में आपको खर्च करना ही पड़ेगा। तो किसी भी कुल मूल्य में से टूट फूट या बेकार की मूल्य को घटा देने पर, मूल्यह्रास को घटाने पर, इसको बोलते हैं घिसावट व्यय को घटाने के बाद जो मूल्य होता है उसको शुद्ध निवेश या शुद्ध मूल्य कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली नॉर्मली जब भी हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं ये दिखा जाता है कि ऑलरेडी उसमें कितना जो है घिसावट लगा हुआ है या बेकार टूट फूट हो चुका है, क्योंकि उसको बाद में खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया निवेश के बारे में। एक टॉपिक आपको इसमें और पढ़ना होगा जब से आ गया है मूल्यह्रास। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास को और कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे लेखांकन में, राष्ट्रीय का लेखांकन, उसमें जिसमें जरूरत पड़ेगी। मूल्य को बोलते हैं घिसावट व्यय भी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं पूंजीगत वस्तुओं का उपभोग या स्थिर वस्तुओं उपभोग। ठीक है ना। एक्चुअली में ये क्या है, ये क्या होता है, टूट फूट होता है, टूट फूट या फिर स्थिर वस्तु के मूल्य में क्या होता है, होने वाली कमी होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक बाइक खरीद ली 50,000 रुपये में शोरूम से, जैसे मार्केट लेके गए, 1 महीने बाद उस बाइक की कीमत कितनी हो जाएगी, 40,000 रुपये होगी। तो बाइक की कीमत 40,000, 10,000 रुपये हमारी घट गई। ये 10,000 क्या है, मूल्यह्रास। क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं सामान्य मूल्य स्तर। एक होता है सामान्य चीज़ें जिसमें मार्केट मूल्य हमेशा बाजार इसमें बाहर निकलते ही क्या हो जाता है, कम होने लगता है, उसे हम मूल्यह्रास बोलते हैं। देन नॉर्मली आपसे कोई पूछता है कि मूल्यह्रास क्या होता है, आप कह सकते हैं मूल्यह्रास क्या है। मूल्यह्रास का मतलब होता है स्थिर वस्तुओं की कीमतों में होने वाली कमी को मूल्यह्रास बोलते हैं। स्थिर वस्तुओं की कीमतों में होने वाली कमी क्या है, मूल्यह्रास होता है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक है, ये टॉपिक में क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आय का चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान में ये रखना है आपको, किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन प्रक्रिया होता है, उत्पादन प्रक्रिया में किसका प्रयोग होता है, उत्पादन के साधनों का। उत्पादन के साधन जैसे भूमि हो गई, पूंजी, श्रम, सासी, इन सब की पूर्ति कौन करता है, ये सब पूर्ति हाउस होल्ड की परिवार वाले करते हैं। जिनका उपभोग कौन करता है, उपयोग करता है फर्म। फर्में इन वस्तुओं का उपयोग करके क्या बनाती हैं, वस्तुएं बनाती हैं एवं सेवाएं बनाकर उत्पन्न करती हैं। वस्तुओं सेवाओं को परिवारों के बीच में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। इससे फर्मों की आय की प्राप्त होती है। आय होने के बाद ये परिवारों को इन साधनों का भुगतान कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, साधन भुगतान कहते हैं। इन साधन भुगतान होने से परिवारों को किसकी प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है। फिर आय प्राप्त होगी, परिवार वाले उसी आय का प्रयोग किसके के लिए करेंगे, व्यय करने के लिए करेंगे। अब ये व्यय करेंगे तो फर्मों के पास पैसा दोबारा से आएगा, दोबारा से उस पैसे का प्रयोग करके क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। ऐसे में आय से व्यय बढ़ती हैं, व्यय से उत्पादन बढ़ती हैं, उत्पादन होने से फिर से आय में वृद्धि होती है। तो एक सर्किल चलने लगता है। अब इसी सर्किल को अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रभाव कहते हैं, जिसमें आय एक दूसरे से घूमती रहती है, एक दूसरे की सपोर्ट करती रहती हैं, और ये जब तक ये चलती रहेगी अर्थव्यवस्था का विकास होता रहता है। तो आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है, ठीक है ना, आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है वास्तविक प्रवाह, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश रियल फ्लो, और दूसरा होता है मौद्रिक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो।
वास्तविक प्रवाह क्या है वो देख लेते हैं। वास्तविक प्रवाह का मतलब होता है जब जहाँ पर वस्तु और सेवाओं का या फिर फिजिकल वस्तुओं का आपस में एक्सचेंज होता है, उसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। एक तरफ है फर्म और दूसरी तरफ है परिवार। बेसिकली इन दोनों के बीच में इंटरचेंज होता है। परिवार वाले फर्मों को क्या प्रोवाइड करते हैं, इनको देते हैं साधन सेवाएं। क्या देते हैं, साधन सेवाएं। साधन सेवाएं जैसे भूमि परिवार से आता है, पूंजी, श्रम, साहसी, ये साधन जो है परिवारों के द्वारा फर्मों को दिया जाता है। फर्म वाले इन्हीं साधनों का प्रयोग करते हैं और बदले में वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन करके परिवारों को देते हैं। तो इस प्रकार वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है इसे बोलते हैं वास्तविक प्रवाह। दूसरी तरफ होता है मौद्रिक प्रवाह। मनी फ्लो। मौद्रिक प्रवाह क्या है, मौद्रिक प्रवाह यानी कि जैसे फर्म और परिवार के बीच का जो आदान, देखें मौद्रिक प्रवाह में मुद्रा का प्रभाव होता है। ठीक है, जैसे परिवारों ने क्या किया, वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग किया, बदले में परिवार वाले वस्तु और सेवा का उपभोग करने के बदले में क्या करते हैं, मौद्रिक भुगतान करते हैं। इनको मौद्रिक भुगतान करते हैं। जब फर्म के पास पैसा आ जाता है, फर्म वाले क्या करते हैं, जो साधन सेवाएं लेते हैं उन बदले में साधन भुगतान करते हैं। साधन भुगतान सेवाओं का, जैसे भूमि के बदले में किराया देना होता है, पूंजी के बदले में ब्याज देना होता है, श्रम को मजदूरी देनी होती है, साहसी को लाभ देना होता है। ये सब चीज़ें फर्मों द्वारा परिवारों को दिया जाता है। तो इस प्रकार की जहाँ पर मुद्रा का आपस में प्रवाह होता है उसे हम कहते हैं मौद्रिक प्रवाह। नेक्स्ट, आय के चक्रीय प्रवाह के मॉडल। अगर आय के चक्रीय प्रवाह के मॉडल की बात करें तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये होता है दो क्षेत्रीय, उसके बाद होता है तीन क्षेत्रीय और तीसरा होता है चार क्षेत्रीय। आय के दो क्षेत्रीय मॉडल, तीन क्षेत्रीय मॉडल और चार क्षेत्रीय मॉडल। हम पहले दो क्षेत्रीय देख लेते हैं। दो क्षेत्रीय का मतलब होता है बेसिकली ये कहाँ होता है, ये होता है बंद अर्थव्यवस्था में। बंद अर्थव्यवस्था में उत्पादन के दो ही क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र उत्पादन के, एक होता है परिवार और दूसरा है फर्म। इन दोनों के बीच में उत्पादन के लिए आपस में एक्सचेंज होती रहती है, जिसको दो क्षेत्रीय मॉडल कहते हैं। ठीक है ना। परिवार द्वारा फर्मों को क्या दिया जाता है, साधन सेवा, अभी मैंने बताया साधन सेवा दी जाती हैं। फर्मों द्वारा परिवार को क्या दिया जाता है, साधन सेवाओं के बदले में साधन भुगतान किया जाता है। उसी के विपरीत उल्टा होता है, फर्मों द्वारा परिवारों को क्या दिया जाता है, वस्तु एवं सेवाएं दी जाती हैं। वस्तु एवं सेवाएं, और परिवार उन वस्तु सेवा का उपभोग के बदले में इनको क्या करते हैं, मौद्रिक भुगतान करते हैं। मौद्रिक भुगतान करते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये जो होने वाला जो प्रभाव होता है इसको बोलते हैं दो क्षेत्रीय मॉडल। ठीक है ना। दो क्षेत्रीय मॉडल के बाद फिर पढ़ना होता है अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्रीय मॉडल, इनके दो के अलावा तीन क्षेत्र भी काम करते। तीन क्षेत्रीय मॉडल, तीन क्षेत्रीय मॉडल में इन दोनों के अलावा एक और क्षेत्र आ जाता है जिसको बोलते हैं सरकारी क्षेत्र। सरकार का भी इंटरफेरेंस होता है यहाँ पर उत्पादन प्रक्रिया में। अब यानी कि अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था में परिवार, फर्म और तीसरा क्या है, सरकार का भी यहाँ पर क्या था, रोल आ जाता है। सरकार का रोल आता है, सरकार आर्थिक जो क्रिया में योगदान करती हैं। तो परिवारों और फर्मों के बीच में सेम वही प्रक्रिया होती है जो अभी मैंने बताया है। ठीक है ना। ऊपर जैसे मैंने बताया यहाँ पर क्या आ जाता है, इसमें परिवार और फर्म के बीच में परिवार द्वारा फर्मों को क्या दिया जाता है, साधन सेवाएं, और दूसरा है मौद्रिक भुगतान। मौद्रिक भुगतान। और परिवार द्वारा सबको क्या किया जाता है, इनको दिया जाता है वस्तुएं एवं सेवाएं,
साथ ही साथ इन साधन भुगतान किया जाए, साधनों का प्रयोग करने बदले, ठीक है ना। ये होता है परिवार और फर्म के बीच का। और अब तीसरा क्षेत्र किसका है? सरकार का। सरकार के द्वारा फर्मों से क्या किया जाता है? टैक्स लगाया जाता है, कर लिया जाता है, और बदले में फर्मों को अलग अलग प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं, जिसको हम बोला जाता है सब्सिडी, अनुदान, सब्सिडीज। उसी प्रकार के परिवार और सरकार के बीच में होता है। परिवार द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है कर, क्योंकि अनिवार्य भुगतान होता है, और बदले में सरकार द्वारा परिवारों को क्या किया जाता है? हस्तांतरण भुगतान किया जाता है। हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट किया जाता है, जिससे पेंशन वगैरह दिया गया। ये भी कई प्रकार की छुट्टी होती हैं, और इन सब के बीच में ऑटोमेटिक, जिसको हम कोई भी जो है क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखते लेकिन काम करता है, वो क्या है? वित्तीय प्रणाली। वित्तीय प्रणाली जो कि इन तीनों क्षेत्रों को वित्तीय मदद करती हैं। लोन देना, ठीक है ना, लोन देना, उनकी बचत को जमा करना। परिवार द्वारा भी लोन दिया जाता है, उनकी बचतों को, परिवार का भी, सरकार को भी लोन दिया जाता है, उनकी बचतों को जमा किया जाता है। ये वित्तीय प्रणाली काम करती रहती है। तो 3 क्षेत्रीय के मॉडल के बाद, उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण है, 4 क्षेत्रीय मॉडल। उत्पादन के 4 क्षेत्रीय के मॉडल में 3 क्षेत्रों के अलावा एक अन्य क्षेत्र आ जाता है इसमें, जिसको बोलते हैं हम शेष विश्व। यानी कि ये खुली अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत विश्व के साथ भी हम व्यापार करते हैं। तो ये 4 क्षेत्रीय मॉडल की अगर बात करते हैं, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? घरेलू क्षेत्र, यानी कि परिवार, फर्म, सरकार और शेष विश्व, ठीक है ना। जहाँ पर आपको पता है कि परिवार और फर्म के बीच में क्या रिलेशन होता है। यहाँ पर इनके बीच में परिवार से इनको जाती है साधन सेवाएं, और फर्म से परिवार को आ जाती हैं साधन भुगतान। इसी की दूसरी तरफ फर्म से इनको आती हैं वस्तु एवं सेवाएं, और इनके बदले में इनके आती है मौद्रिक भुगतान, ठीक है ना। परिवार और सरकार के बीच में परिवार के द्वारा इनको कर का भुगतान किया जाता है, सरकार द्वारा परिवार को क्या दिया जाता है? हस्तांतरण भुगतान किया जाता है। सरकार और फर्म के बीच में, जैसे फर्म द्वारा सरकार को कर दिया जाता है, और सरकार द्वारा फर्मों को विभिन्न प्रकार के सब्सिडी दिया जाता है, जिसको बोलते हैं अनुदान। और शेष विश्व क्या होता है? शेष विश्व के साथ परिवार और सरकार का बेसिकली रिलेशन होता है, परिवार का डायरेक्टली नहीं होता है। यानी कि फर्म और शेष विश्व का रिलेशन होता है। यहाँ पर क्या रिलेशन होता है? परिवार द्वारा शेष विश्व से या एक तो निर्यात किया जाता है, और दूसरा आयात किया जाता है। आयात और निर्यात। उसी प्रकार से सरकार और शेष विश्व में क्या होता है? रिलेशन होता है। उदाहरण में रखना होगा कि सरकार और शेष विश्व में रिलेशन ये होता है, सरकार द्वारा शेष विश्व से, शेष विश्व को या तो भुगतान किया जाता है या फिर भुगतान प्राप्त होता है। तो ये 4 क्षेत्रीय मॉडल होता है, जो कि अर्थव्यवस्था में काम में आती है। ये कंप्लीट चैप्टर हो गया, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। थैंक यू एवरीवन।